किशन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सल्ट से जुड़े हैं। किशन जोशी, पहले राउंड में बीजेपी आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पहले राउंड में 600 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं ये तय हो गया है कि जो सिंपैथी वोट थी वो भाजपा को ही मिली है। उनके भाई के निधन का जो लोगों में जो वो था कि इतने लंबे समय तक काम कर रहे थे, लोगों की सेवा की, वो वोट इनको पड़ा है, इससे साफ हो गया है जी इनका। जी धन्यवाद किशन। तो पहले चरण में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त पीछे हैं। तो ये सल्ट विधानसभा उपचुनाव की मौजूदा इस वक्त की तस्वीर है। और चलिए अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। पूरे देश में कोरोना का क्या हाल है ये भी आपको बता देते हैं। पंचायत चुनाव पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी, लेकिन पूरे देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,92,488 केस सामने आए हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 3,92,488 नए केस सामने आए और 3,689 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में 3,07,865 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 2,15,542 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। हर रोज कोरोना के जो ये आंकड़े हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है, बीते दिन के आंकड़े से कहीं ज्यादा। संक्रमितों की बात करें, नए संक्रमितों की, या फिर कोरोना से होने वाली मौत की बात करें, हर रोज इस संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कोरोना और अभी भी जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि 15 मई तक पीक आएगा और उसके बाद ही स्थिति पर थोड़ी जो कह सकते हैं स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र जी, जो आंकड़े आ रहे हैं हर रोज आंकड़े में इजाफा ही है और इससे यही लग रहा है कि जो कदम अब तक उठाए गए हैं वो नाकाफी हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि हालांकि कल आंकड़े जो है वो 4 लाख के पार गए थे, लेकिन आज आंकड़े कुछ कम है। 24 घंटों में 3,92,000, हालांकि ये बहुत कम नहीं है और लगातार जो मामले हैं पिछले कई दिनों से वो करीब 3.5 लाख के पार जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार सरकार की कोशिश है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए और कदम उठाए जाए। उसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी की भी बैठक होने वाली है, हालांकि तो शुरू भी होगी जिसमें देश में ऑक्सीजन और मेडिसिन की के साथ साथ जो बाकी जरूरतें हैं उसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। ऑक्सीजन की कमी पर भी चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी लॉकडाउन जो है उसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जो कल सुबह खत्म होने वाला था उसको 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कदम तमाम उठाए जा रहे हैं, विदेशों से भी सप्लाईज लगातार मदद हो रही है। टीकाकरण की भी शुरुआत कल से हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो सर्ज है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है, आपने टीकाकरण का जिक्र किया तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि बहुत सी जगहों पर रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन लोगों का नंबर नहीं आया। देखिए, इसके कारण यही है कि अभी तक बहुत से राज्यों का यह कहना है कि उनके पास डायरेक्टली जो वो खरीदना चाहते थे वैक्सीन, वो उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। और वैक्सीन ना होने के चलते बहुत से राज्यों ने अब तक टीकाकरण शुरू नहीं किया है। हालांकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुछ एक हॉस्पिटल्स ने टीकाकरण कल शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ बड़े हॉस्पिटल शामिल हैं, लेकिन आम जन तक अभी टीकाकरण नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, लेकिन जरूरत है कि टीकाकरण की रफ्तार तेज हो अगर हमें कोरोना पर जल्द से जल्द लगाम लगाना है, कंट्रोल करना है। धन्यवाद शैलेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से। अमित का रुख सीधे कर लेंगे। अमित नोएडा से हमारे साथ मौजूद है। अमित, नोएडा का हाल दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, वहां पर किस तरह से काउंटिंग चल रही है? देखिए, मैं इनका बता दूं कि जो पंचायत चुनाव है उनकी जो काउंटिंग है गौतम बुद्ध नगर में शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 3 विकास खंड हैं, बिसरख है, दादरी है और जेवर। तीनों विकास खंडों पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में कुल मिला के 88 गाँव आते हैं जो जिला पंचायत के अधीन आते हैं। चूँकि गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़ी विकास प्राधिकरण है, जिसके चलते गाँव का अधिग्रहण कर लिया गया और जो गाँव है उनका विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है। तो कुल मिला के 88 गाँव हैं और 526 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनका आज किस्मत का फैसला होगा। लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही ये अधिकारियों ने बताया है कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सुबह जो तड़के जब काउंटिंग के लिए यहाँ पे जो प्रत्याशी के एजेंट थे वो आए थे, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा नियम उड़ता दिखाई दिया। चूँकि बहुत सारे तादाद में जो मतगणना केंद्र पे आने वाले जो मतगणना कर्मचारी थे उनको भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो लोग मतगणना केंद्र पे आएंगे नजर आ रही है, लोगों के बीच दूरी भी दिख रही है। और ऐसे में सवाल फिर ये हो जाता है कि जब मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, जब नोएडा में हो सकता है, तो बाकी
बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो सकता, वहां पर कहां पर कमी देखने को मिल रही है? अब धर्मेंद्र यादव की बात अधूरी रह गई थी। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे थे कि पंचायत चुनाव में कहां है समाजवादी पार्टी? मैडम, मेरी बात जो अधूरी थी वो कोर्ट की थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो चुनाव आयोग के आश्वासन पर दिया है। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया था, प्रदेश के चुनाव आयोग ने, कि हम पूर्णतया लॉकडाउन का पालन करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा पीछे जाएंगी तो जो चुनाव हुए उसमें भी चुनाव आयोग ने, चाहे आपके विधानसभा चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, सब में आश्वस्त किया गया था कि लॉकडाउन का पूर्णतया पालन किया गया और कहीं भी पालन नहीं हो पाया। जैसे आज आपने सुबह अपनी तस्वीरों में दिखाया कि अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये दरअसल व्यवहारिक रूप से इतना आसान नहीं है जितना मुंह से बोल देना है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे व्यवहारिक रूप से आसान नहीं है। धर्मेंद्र जी, ठीक है, हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझते हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आपकी पार्टी ने कहा कि कहीं भीड़ नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी पार्टी ने अपने लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, उनके समर्थकों को, पोलिंग एजेंट्स को समझाया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो? बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रॉपरली एक मीटिंग हुई जिसमें ट्रेनिंग दी गई है कि ट्रेनिंग में बताया गया है कि आप कोविड नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप और उस मीटिंग का नतीजा क्या हुआ? से ही सख्त कार्रवाई। मीटिंग्स तो सभी कर रहे हैं, यही तो बात है, मीटिंग्स तो सभी कर रहे हैं। खैर, हम इससे आगे बढ़े, मीटिंग सभी कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि व्यवहारिक नहीं होता, जो बात कही जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, उसका पालन जमीन पे होता नहीं, तस्वीरें बता रही हैं। अब ये बताइए, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी कहां? अब इस सवाल पर जवाब दीजिए। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाना है। एक अंतिम बात और बता दूं, उसके बाद मैं सवाल का जवाब दे दूंगा मैडम। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इन्हें हमें बचा के रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुई है तो आप समझिए कि सिस्टम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के चुनाव की काउंटिंग में मान लीजिए हमारे 10-15 अधिकारी इसमें संक्रमित हो जाएं, तो अगर कोई एक जिलाधिकारी संक्रमित हो जाता है तो आप समझिए पूरे जिले की व्यवस्था खराब हो जाती है। तो ये अपने आप मतलब एक सोचने का समय है। धर्मेंद्र जी, सोचने का समय नहीं, करने का समय है। और बेवजह सिर्फ ज्ञान देने से कहीं कुछ नहीं हो जाएगा, फैसले का वक्त है। और अब जब हो रहा है तो आगे हम बात करते हैं। आलोक अवस्थी जी, वेस्ट बंगाल से जो खबर आ रही है उससे आप कितने संतुष्ट? पंचायत चुनाव पर तो बात होती रहेगी। वेस्ट बंगाल से जो खबर आ रही है कि टक्कर दे रही है बीजेपी, हालांकि आपका नारा तो 200 पार का था, वो नहीं दिख रहा है रुझानों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। आसाम में हम रिपीट करेंगे, पुडुचेरी में हम सरकार वापस ले रहे हैं दूसरी पार्टी से, और हम बंगाल में भी सरकार हम बनाएंगे। ये निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई टीएमसी से, देखिए, बिना जनता के समर्थन से कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में करी है, उसका मुकाबले कोई नेता नहीं है। आज राहुल गांधी एक बिल के अंदर चुप करके बैठ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, चुनाव प्रचार में गए नहीं, बंगाल के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। साफ स्थिति दिख रही है कि एक सीट खाली उनको मिल रही है वहां पे बंगाल में, जिसका प्रभाव पड़ता दिख रहा है। हम बंगाल में सत्ता छीनेंगे ममता दीदी से, और ममता दीदी को आज जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आज हमको जितने भी सीटें मिल रही हैं, हमारे पास मात्र 3 सीटें थी बंगाल के अंदर, आज हम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी को भी हमने 100 के आसपास रोक के रखा हुआ है, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही। यही बात तो कह रही हूँ कि संतुष्ट होना सिर्फ इसमें है कि टक्कर दे रहे हैं कांटे की और सेकंड नंबर पर एक बड़ा नंबर लेकर आ रहे हैं, या फिर सत्ता में आ रहे हैं। ये अब सिर्फ बातों से तो होगा नहीं, थोड़ी देर में चीजें साफ हो जाएंगी। चीजें साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझान साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, किसी भी समय पाला पलट सकता है। अगर ममता बनर्जी 8-10 सीटों पे आगे चल रही है तो उससे, और भाजपा बराबर साथ में जा रहे, किसी समय भी परिणाम बदलेगा और भाजपा आगे निकल जाएगी और ममता जी को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये तो अभी शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि हमें 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। 2 घंटे सुधांशु वाजपेयी, आप सहमत हैं? सुधांशु वाजपेयी, आप सहमत हैं कि जो खबरें उत्तराखंड से आ रही है, सल्ट विधानसभा चुनाव की बात, उपचुनाव की बात हो, या फिर वेस्ट बंगाल, और जो दावे कर रहे हैं कि हम 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, ये दावे कुछ भी कर लें, इनके सारे दावों की हवा इस बार निकलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी असम में भी जीतेगी,
केरला में भी जीतेगी। और ये अभी प्राथमिक रुझान है, कुछ देर में स्थितियां बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक इन्होंने राहुल गांधी पर सवाल किया था, मैं ये कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये चुनाव पूरे देश में सरकार प्रायोजित नरसंहार साबित हो रहे हैं। उसमें राहुल गांधी ने एक आदर्श, एक मॉडल स्थापित किया कि उन्होंने रैलियां रद्द करके जनता की तरफ संवेदनशीलता, रैलियां राहुल गांधी ने भी की। सुधांशु जी, रैलियां राहुल गांधी ने भी की, प्रियंका गांधी को भी हमने देखा, चाय के बागान में पत्ते तोड़ते हुए भी देखा, महिलाओं के बीच बैठते हुए भी देखा, सबने की है रैलियां। मेनका जी, रद्द किसने पहले किया? अच्छा, दूसरी बात, भाजपा के सारे लोग केवल मेडिसिन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग खुद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री लोग सहायता मांगते दिख रहे हैं। ये है भाजपा के विधायक मदद मांगते सारी चीजों को स्थापित करने में लगी हुई है कि हर आदमी को जो है रिलीफ मिल जाए। आप जो है चुनावी सतही बात कर रहे हैं, अपने नेता के तरीके से, जैसे राहुल गांधी जो सतही बात करते हैं, उसी तरह उनके प्रवक्ता भी बात करते हैं। ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी निर्देश दिया है तमाम अधिकारियों को कि आप जनप्रतिनिधियों के अनुभव का इस्तेमाल कीजिए, व्यवस्था को बनाए रखने में शायद उससे मदद मिल जाएगी। लेकिन जनप्रतिनिधियों को देखो तो एक दूसरे पर, दूसरी पार्टी के लोगों पर ही हमला करते दिखते हैं। अपनी जिम्मेदारी से तो सभी पल्ला झाड़ रहे होते हैं। किसान आंदोलन में कांग्रेस को अगर नहीं दिखता है कोरोना, तो इलेक्शन में बीजेपी को कोरोना नहीं दिखता है। और कौन एक दूसरे पर आरोप लगाकर क्या होगा। खैर, जो तस्वीरें हैं वो तो सामने हैं ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।